साथियों आज के वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे। प्रकाश की चाल से इसका क्या संबंध होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होने पर चाल अधिक होगी या कम होगी, इन सब बातों को डिटेल में अध्ययन करते हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को डिटेल में समझते हैं। साथियों दो मीडियम है, पहला मीडियम हमने वायु मान लिया, और दूसरा मीडियम हमने कांच मान लिया। वायु को ए से लिखेंगे, कांच को हम जी से लिखेंगे। बात क्लियर हुई। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो नॉर्मल की ओर बेंड्स हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों दी हुई है। अपवर्तनांक की परिभाषा पहले समझते हैं। अपवर्तनांक आखिर है क्या, चाल से क्या रिलेशन रखता है। तो अपवर्तनांक को साथियों एन से लिखते हैं। एन बराबर होता है सी बटे भी। अगर सी की हम बात करते हैं तो सी है प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में। और वी क्या है, बी है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम के स्थान पे आपका जल भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये सी और बी का साथियों मीनिंग हुआ। सी क्या है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और बी क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। और साथियों जो लाइन लिखी होती है, इस लाइन का मतलब होता है अनुपात या निष्पत्ति। तो पहले डिस्कस करते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। तो निर्वात या वायु प्रकाश की चाल, सी का नाम है निर्वात या वायु प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा साथियों वैसे बना सकते हो, वाई स्नेल लॉ। स्नेल का नियम क्या पढ़ाता है, वाई स्नेल लॉ। स्नेल का नियम के बारे में साथियों स्टडी किया था। साइन आई वटे साइन आर बराबर एन, इसी को हम नियतांक बोलते थे। ठीक है, अब इसके बारे में क्या समझेंगे। स्नेल का नियम लिखा था, इसको हम ज्या पढ़ते थे, आई को आपतन कोण पढ़ते थे और आर को हम अपवर्तन कोण पढ़ते थे। तो स्नेल के नियम में ये समझाया गया था आपको कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब अपवर्तनांक की परिभाषा देनी है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा साथियों यहाँ से इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। यदि आपतन कोण को हम आई लेट कर लें और अपवर्तन कोण को यदि हम आर लेट कर लें और स्नेल के नियम की बात करें यहाँ से, तो साथियों बनेगा साइन आई वटे साइन आर बराबर ए, यानी कि वायु, पहला माध्यम वायु दूसरा माध्यम कांच है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन जी। ये बात थोड़ा साथियों गौर से समझिए। ए एन जी का मतलब क्या हुआ, ए एन जी का मतलब क्या हुआ, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, कभी कभी ए एन डब्ल्यू भी लिखा मिलेगा, ए एन जी भी लिखा मिलेगा, जी एन डब्ल्यू भी लिखा मिल सकता है, कई प्रकार से लिखा मिल सकता है। तो इसका पहले मतलब समझिए। ए एन जी का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, डब्ल्यू वन वाटर हो गया। ए एन जी का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और डब्ल्यू एन जी का मतलब हुआ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इनको पढ़ने का तरीका साथ हुई है, अगर ए एन जी लिखा है तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जी एन डब्ल्यू लिखा है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब आपकी प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो हमने क्या लिख दिया, ए एन जी यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान लो आपके पास तीन मीडियम है, एक पहला माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है और एक तीसरा माध्यम है। यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम 1.1 दे दें, दूसरे पॉइंट का 1.2 अपवर्तनांक दे दें, इसका हम मान लो अपवर्तनांक 3 दे दें, और हम आपसे ये पूछ दें, ये बताइए कि पहले और दूसरे तीसरे माध्यम में किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। तो आपको हमने पढ़ाया है, अभी स्टडी किया है आपने कि एन बराबर क्या है, सी अपॉन बी। एन बराबर सी अपॉन बी। सी कॉन्स्टेंट है, जो सी है प्रकाश की चाल या निर्वात या वायु में कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी।
तो यहाँ से संबंध निकलेगा n जो व्युत्क्रमानुपाती होगा साथियों किसके v के, यानी कि अपवर्तनांक का मान यदि बढ़ेगा, यदि अपवर्तनांक इंक्रीज होगा तो v डिक्रीज होगा, और यदि v इंक्रीज होगा तो n डिक्रीज होगा। उल्टा संबंध है, n का मान बढ़ने पर v का मान कम, v का मान बढ़ने पर n का मान कम। तो यहाँ पे देखिए साथियों सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, माध्यम 3 का। माध्यम 3 का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो सबसे चाल कम इसमें होगी, और माध्यम 1 का अपवर्तनांक साथियों सबसे ज्यादा कम है तो इसमें चाल सबसे ज्यादा होगी, तो दूसरे नंबर पे इसमें होगी। अगर हमें पूछा सबसे अधिक चाल किसमें होगी तो माध्यम 1 में, सबसे कम चाल किसमें होगी माध्यम 3 में, फिर दूसरे में। ठीक है, अपवर्तनांक ज्यादा चाल कम। तो ये अपवर्तनांक और चाल में साथियों कह रहा एक विशेष प्रकार का रिलेशन रहा कि यदि कभी अब अपवर्तनांक दिए हों आपको, फिर हम आपसे ये पूछ दें कि चाल किसमें ज्यादा किसमें कम। अब यदि प्रकाश कण आपकी हवा से कांच में प्रवेश करे तब क्या लिखेंगे, एक सूत्र होता है n बराबर c/v, n बराबर c/v। अब हवा से कांच में जा रही है तो n के स्थान पर लिखेंगे ANG इक्वल टू c/vg। समीकरण नंबर 1 हो गया। ये बात क्लियर हुई हमारी। अब हवा से जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है तो n के स्थान पर लिखा जाएगा ANG, यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। c साथियों कांस्टेंट है, c रहेगा। अब v के स्थान पे vg हो जाएगा, यानी कि अब ये vg है वो कांच में प्रकाश की चाल है। अब यदि प्रकाश की किरण ईयर से वाटर में एंटर करें, ईयर से, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम ANW बराबर साथियों हो जाएगा c/vw, c/vw। समीकरण नंबर 2। यदि a को 2 का हम डिवाइड कर दें, समीकरण 1/2, तो एक क्या है आपका, एक है आपका ANG बटे 2 है आपका ANW बराबर ये हो जाएगा c/vg भागित c/vw। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ANG बटे मिलेगा ANW बराबर c/vg, ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा VW बटे c। साथियों c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा ANG बटे ANW बराबर मिलेगा VW बटे VG। साथियों यहां से एक नया सूत्र बन के आता है ANG बराबर ANG बटे ANW बराबर VW बटे VG। अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है जो ज्यादातर सवालों हम प्रयोग करेंगे, एक सूत्र का स्टडी किया था, एक सूत्र पढ़ा था। अगर कहीं पे लिखा था 1n2, अगर कहीं पर 1n2 लिखा मिल जाता तो उसको लिख देते हम n2 बटे n, उसको लिख देते n2 बटे n। अगर कहीं लिखा मिल जाएगा हमें ANG तो उसको हम लिख देंगे NG बटे n। यहां से देखिए आप, यहां से पॉइंट निकल के आएंगे, ये लिखा है ANG बटे ANW, ANG बटे ANW। अब ANG को हमने क्या बताया, ANG को हमने बताया कि आप लिख सकते हो NG बटे NA, बटे में भागित तो भागित लगा दो। ये क्या है ANW, तो इसको लिखेंगे NW बटे NA। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जी NG बटे NA, भाग का गुणा करेंगे तो NA ऊपर चला जाएगा आपका, NA बटे NW, NA से NA कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा NG बटे NW। NG बटे NW को साथियों क्या लिख सकते हैं, देखिए जब 1n2 लिखा होता था तो n2 बटे n1, यानी आगे वाला नीचे या नीचे वाला आगे लिखा जाता है, तो नीचे वाला आगे लिखेंगे तो लिख लेंगे WNG। इस चीज को साथियों में ऐसा लिख सकते हैं। किसके बराबर चल रहा था आपका, चल रहा था जी ANG बटे ANW। तो यहाँ पे साथियों जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ANG बटे ANW बराबर WNG बटे WNG। साथियों यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है ANG बटे ANW बराबर WNG, यानी कि कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए, कहीं पर भी लिखा मिल जाएगा WNG, तो इसको लिखेंगे हम
ANG/ANW, इस कॉन्सेप्ट को आपको बखूबी समझना है। बहुत सारे सवालों में इसको हम यूज करेंगे। याद करने का आप तरीका समझो पहले, हो सकता है आपको डाउट हो जाए। WNG का मीनिंग हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। WNG का मीनिंग हुआ कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन है। सूत्र क्या बनेंगे? पीछे लिखा है उसको आगे लिखेंगे। G लिखा है तो ANG, W है तो नीचे ANW। अब मान लो कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए आप विचार करिए, कहीं ऐसा लिखा मिल जाए GNW, तो पीछे वाला ऊपर लिख दीजिएगा ANW और आगे वाला नीचे लिखेंगे AN3। सूत्र बन गया। कभी ऐसा लिखा मिल जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो ANB, कैसा सूत्र बनेगा? ये हटा दीजिएगा। कभी लिखा मिल जाए XNY, इसका फार्मूला बनाओ तो इसका बनेगा ANY/ANX। XNY का मीनिंग हुआ कि X के सापेक्ष Y का अपवर्तनांक। इसका सूत्र बनेगा AN/, यानी हवा के सापेक्ष Y का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष X का अपवर्तनांक, और XY आपके कोई मीडियम होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता क्या होती है। ये कांच का गुटका है। O और M जो कण आती हुई आपतित किरण है हवा में, जब ये किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो देखिए नॉर्मल क्यों थोड़ी झुक जाती है। ये आपका नॉर्मल है, ये किरण वैसे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, बल्कि थोड़ी झुकती हुई निकल जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। पुनः जब ये कांच से वायु में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से थोड़ी हट जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो साथियों, अगर यहाँ एक हम कोई दर्पण रखते हैं तो प्रकाश की किरण जैसे दर्पण से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में उसी प्रकार लौट जाएगी। साथियों, जिस रास्ते से साथियों प्रकाश की किरण आई है, टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। जो प्रकाश की किरणों में ये गुण होता है, इसी गुण का नाम होता है उत्कीर्णता। अगर बिंदु M पर साथियों स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I/sin R बराबर N होगा। अब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है तो क्या लिखेंगे? उसके लिए ANG लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या देखा हमने कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है और जैसे ही प्रकाश दर्पण से टकराने वापस उसी माध्यम में उसी रास्ते में लौटी। जैसे उसी रास्ते में लौटती साथियों, अब हम अगर यहाँ पर बिंदु M पर स्नेल का नियम लगाएं वापस लौटने वाली किरण के लिए, तो जो R होगा वो आपतन कोण हो जाएगा और जो I है वो आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो अगर पुनः स्नेल का नियम साथियों लगाते हैं, साइन, अब I के स्थान पे R हो जाएगा तो साइन R/sin I बराबर ANG के स्थान पे फिर GNA हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की कांच से वायु में प्रवेश कर रही। समीकरण 2 हो गया। यदि हम A को 2 का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा ANG गुणा GNA बराबर sin I/sin R गुणा sin R/sin I। sin I से sin I कैंसिल, sin R से sin R कैंसिल, तो ये मिलेगा ANG गुणा GNA बराबर 1। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ से ANG की, तो ANG बराबर मिलेगा 1/GNA। इसका तो मतलब क्या हुआ? हमने जो निकाला है ANG बराबर 1/GNA, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है और कांच के सापेक्ष हमें हवा का निकालना तो उसका जस्ट उल्टा कर दो। मान के चलो तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक x दिया, कितना दिया? x, और हमें कांच के सापेक्ष हवा का निकालना तो इसका कर देंगे 1/x। इस इसका मीनिंग हुआ एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है और दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालना तो उसका उल्टा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर चाहे तो 3 माध्यम हो, पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम आपका जल और तीसरा माध्यम आपका कांच हो, प्रकाश की किरण हवा से जल में पर जल से कांच में जाए तो रिलेशन बनता है ANW गुणा WNG गुणा GNA बराबर 1। हवा के सापेक्ष जल का, जल के सापेक्ष हवा का, हवा के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का।
हवा के सापेक्ष जल का, जल के सापेक्ष कांच का, फिर कांच के सापेक्ष हवा का, इन तीनों का साथ गुणा करके 1 के बराबर कर देते हैं। ये एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। अगर साथियों यहाँ से WNG का मान निकालें तो WNG बराबर क्या मिलेगा, WNG बराबर मिलेगा 1/GNA गुणा ANW, जहां पर 1/GNA शक्ति क्यों 1/GNA किसके बराबर होगा, 1/GNA ANG के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे ANG/ANW। साथियों WNG बराबर क्या निकला, WNG आपका फार्मूला निकला ANG/AN